Hey, what's up guys? Welcome back once again। आज की कहानी की शुरुआत होती है सन 1973 से, जब हम एक कार्गो प्लेन को अंटार्कटिका के ऊपर से उड़ते हुए देखते हैं। इस प्लेन में मौजूद एक खास किस्म का बक्सा है जिसकी रखवाली के लिए 3 अमेरिकन सोल्जर थे, जो इस बात का सबूत दे रहा है कि जरूर कुछ बड़ी चीज है इसके अंदर। इतने में मेन पायलट केबिन से बाहर उन 3 में से 2 को मार गिराता, लेकिन इस गोलीबारी में एक गोली को पायलट को लग जाती है, जिससे होता यह है प्लेन नीचे की ओर जाने लगता है। हालांकि मेन पायलट के पास मौका था, लेकिन इतना समय नहीं था कि वो उसे बचा सके, जिसका नतीजा हुआ कि वो बर्फीले चट्टानों से टकरा कर क्रैश हो गया। इसमें सब के सब मारे गए। उस बक्से का क्या हुआ हमें बताया नहीं गया। सवाल तो ये है कि आखिर उस बक्से में था क्या। कहानी के अगले सीन में हम अंटार्कटिका की एक जगह पर मौजूद यूनाइटेड स्टेट के रिसर्च सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की खोज भी शोरों से हो रही है, पर उसके साथ साथ अब तापमान भी नीचे गिरने वाला है। फिलहाल अभी तो -55 है। जी हाँ, ये सच है, ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है, लेकिन फिर भी रिसर्चर लगे हुए हैं। इस दौरान हम बेस में यूएस मार्शल कैरी और डॉक्टर डॉग को देखते हैं, जो उसे बता रहे हैं कि कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर एक जोरदार तूफान आने वाला है। तुम्हें अब इस जगह से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार विंटर सीजन शुरू हो गया तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इतने में कैरी के पास मैनेजर का कॉल आता है, जिसने बताया कि उनके एक पायलट को पहाड़ों के पीछे एक लाश दिखी है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। इसीलिए दोनों ही वहां के लिए निकल गए। पर जब उन्होंने उस लाश को देखा तो सबसे पहला सवाल मन में ये आया कि यहाँ पर आया कैसे, और आया तो मरा कैसे। कैरी उस लाश को पलटने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरह से बर्फ से चिपक चुकी है, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश करके इसे पलटा और तब उन्हें एक आईडी कार्ड मिला, जिसमें उस आदमी का नाम वाइस लिखा था, जो देखकर डॉग कहता है कि वो इसे जानता है। ये असल में एक जियोलॉजिस्ट है और इसने हमारे साथ काम भी किया है, लेकिन ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। खैर, अब उस लाश को लेकर बेस पर पहुंचते हैं और छानबीन शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि इसके सीने और पैरों पर अभी भी ताजे घाव हैं, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से मारा हो, लेकिन आसपास तो इन्हें कोई कुल्हाड़ी या कोई हथियार दिखाई नहीं। इतना जरूर पता चल गया है कि इसका खून हुआ है, पर अब अगर वो उसकी तहकीकात करेंगे तो टाइम लग सकता है। लेकिन कैरी को अब अपने घर जाना है। 2 दिन बाद आखिरी प्लेन उड़ेगा और अगर वो उसमें नहीं बैठा तो अगले 6 महीने और पूरी ठंडी यहीं गुजारनी पड़ सकती, जो कि वो करना नहीं चाहता। इसीलिए डॉक्टर डॉग कहते हैं कि अगर तुम कहती हो तो मैं इसे प्लेन में रखकर अमेरिका ले चलता हूँ, वहीं हम इसे FBI वालों को सौंप देंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई वहीं करेंगे। पर कैरी का दिल मान नहीं रहा था, उसे खुद ही जांच करनी थी। इसीलिए उसने वाइस का पूरा बैकग्राउंड चेक किया और पता लगाया कि वो कहाँ काम करता है। तब जाकर उसे पता लगा कि वो स्टाको बेस पर तैनात था। इसीलिए उसने वहां पर कांटेक्ट किया, जिसे मुनीर नाम के एक शख्स ने अटेंड किया और बताया कि अगर उसे और जानकारी चाहिए तो उसे यहाँ पर आना होगा। लेकिन कैरी के सीनियर उसे बताते हैं कि तूफान उनकी सोच से पहले आ चुका है, इसीलिए ऐसे में प्लेन फ्लाई कर पाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कैरी को तो जाना ही था, इसीलिए वो पायलट को लेकर वो स्टाको बेस पर पहुंच जाती है, जो कि रशियन फेडरेशन के अंदर आता है। एक अमेरिकन रशियन स्पेस में है। वहां पहुंचकर उसने सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करना शुरू किया। इस दौरान उसका साथी डॉल्फी उससे कहता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। पर कैरी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने जब बाहर का गेट खोला तो बाहर तेज तूफान उसके मुंह पर लपेड़े मार रहा था, पर वो फिर भी रस्सी की मदद से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंची, जहां पर उसने देखा कि मुनीर का किसी ने कत्ल कर दिया। इतने में उस पर भी कोई हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही समय पर भाग निकली। लेकिन बाहर आने के बावजूद भी वो अनजान शख्स उसके पीछे लगा हुआ है, इसीलिए वो फौरन पहले वाली बिल्डिंग की ओर जाने लगती है। लेकिन जल्दबाजी में उसने अपने एक हाथ के ग्लव्स नहीं पहना, जिसके कारण उसकी हाथ की उंगलियां गेट खोलने टाइम चिपक जाती है। पर खुद की जान बचाने के लिए वो उस दर्द को भूलकर गेट को खोलती है और खुद को अंदर बंद कर देती है। हालांकि वो कातिल कई बार उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकता। और इतने में कैरी भी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम उसे घायल अवस्था में देख पाते हैं। इस दौरान वो अपने ही पति को शूट करके खत्म कर देती है। इतने में उसकी आंख खुल गई। दरअसल ये उसका एक भयानक सपना था, जो उसने पहली बार नहीं आया, बल्कि वो इससे बुरी तरह जूझ रही है। पर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या उसने सच में अपनी पति को मार डाला? ये सब तो हमें आगे जानने को मिलेगा। फिलहाल अभी के हालात पर आते हैं। सामने बैठा डॉल्फी उसे बताता है कि वो बेहोश हो गई थी, इसीलिए वो उसे लेकर यहाँ आया। तब कैरी ने उसे बताया कि कोई है जिसने साइंटिस्ट मुनीर को मार डाला, और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं आसपास छुपा होगा। हो सकता है कि वो ही वाइस का कातिल हो। कैरी फिर से इमारत के अंदर जाती है और देखती है कि वहां पर कोई पहले से मौजूद है, जो दस्तावेजों की खोजबीन कर रहा है, और फौरन उसे बंदूक की नोक पर ले लिया। पर उस आदमी ने अपना आईडी कार्ड दिखाया और बताया कि उसे यूनाइटेड नेशन ने भेजा, जो सुन कैरी हैरान हो गई कि आखिर इन सब चीजों में यूनाइटेड नेशन का क्या काम। तब उसे डेविड ने बताया कि यह अंटार्कटिका का पहला कत्ल है, इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि इसकी खबर दुनिया वालों को लगे। हालांकि ये चीज पहले से ही यूनाइटेड नेशन को पता थी, इसीलिए उन्होंने उसे भेजा है।
अब ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के, लेकिन अभी भी कैरी को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। पर उन्हें अब साथ में काम करना था, इसीलिए ये लोग डेल टावर नाम की जगह के लिए उड़ान भरते जहां पर उन साइंटिस्ट का कैंप लगा हुआ था। वहां पहुंचकर इन्होंने छानबीन शुरू की। इस दौरान रॉबर्ट को एक मैप मिला जो उस जगह का था जहां पर ये लोग काम करने के लिए जाया करते थे। अब ये तीनों भी उसी जगह पहुंचते हैं। वहां पर सिर्फ बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन कैरी को कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कि मानो किसी ने खुदाई की हो यहाँ पर कुछ ही समय पहले। इसीलिए वो थोड़े और आगे जाती है, तभी उसका पैर एक गड्ढे पर पड़ जाता है। वो उसी में गिर गई, पर गड्ढा ज्यादा गहरा ना होने के कारण उसे ज्यादा चोट नहीं आती। ये उनके लिए एक वरदान साबित होता है, क्योंकि उस जगह पर कुछ खून के निशान भी थे और साथ में एक गेट भी, जो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कोई पुराना प्लेन का गेट हो। अब वो उन दोनों को भी नीचे आने को कहती है और तब उस गेट के अंदर जाते हैं जहां उन्हें ढेरों लाशें मिलती हैं और एक खुला हुआ बक्सा भी। दरअसल दोस्तों, ये वही कार्गो प्लेन था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, पर क्रैश होने के बाद उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन आज इन लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। इस बीच कैरी को वहां बक्सा दिखा जो खुला हुआ था। उस पर अभी ताज़ा खून भी था, जो देख उसे समझ आ जाता है कि ये जरूर वाइस का खून ही होगा, शायद वो इसी प्लेन में होगा। और जब इस बक्से को खोलने की कोशिश कर रहा होगा, तभी उसके पैर पर कुल्हाड़ी से चोट लगी होगी, जिसके निशान उसकी लाश पर हमने देखा था। लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं बता सकती कि ये खून उसी का है। तब तक रॉबर्ट भी अपनी बात रखता है और बताता है कि उन्हें कुछ दिन पहले एक कॉल के बारे में पता चला था, जो कि यहीं से हुई थी, जिसमें डीलर किसी को 6 बॉक्स हथियार बेचने को कह रहा था। पर आज से 50 साल पहले रशियन ने न्यूक्लियर के बनाने के लिए कुछ मटेरियल छुपाए थे। हो सकता है कि इन बॉक्सेस में वही हो, पर अब वो किसके पास है अभी नहीं पता। लेकिन अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ी चीज होने वाली है। इस बीच डॉल्फी इन्हें बताता है कि मौसम ज्यादा बिगड़ने लगा है, हमें निकलना चाहिए जल्दी से। पर उसी समय इनके ऊपर काफी सारी बर्फ आकर गिर जाती है, जिससे होता यह है कि इनका जो बाहर निकलने का रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब तो धीरे धीरे करके ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एक करके मर जाएंगे। इस दौरान कैरी को ध्यान में आता है कि हो सकता है कि जब ये प्लेन हवा में हो तभी इसमें कुछ गड़बड़ हो गई हो। उसी दौरान वाइस खुद की जान बचाने के लिए नीचे कूद गया हो। और यहाँ दूसरी वजह भी तो हो सकती है मौत की। खैर, रॉबर्ट को अब एक इमरजेंसी डोर मिल जाता है, जिसे विस्फोट करके ये लोग उस प्लेन से बाहर आ जाते हैं और जाकर अपनी ट्रक में बैठ जाते हैं। अब बेस पहुंचने पर मैनेजर सभी से कह रहा है कि अब उन्हें जल्द से जल्द इस स्पेस को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब यह खबर फैल गई है कि यहाँ 2 मर्डर हो चुके हैं। अभी भी कातिल कौन है किसी को पता नहीं है। इस बीच कैरी उसे बताती है जब उसने वाइस की लाश को देखा तो वो ज्यादा दिन की नहीं थी, यानी कि उसे मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए और हमें उसके पास कोई भी हथियार नहीं मिला है। हो सकता है कि उसे ऊपर प्लेन से फेंका गया हो, इसीलिए मैं हमें उस समय उड़ रहे हमारे पायलट्स की सारी मूवमेंट को देखना चाहिए। लेकिन जब वो सिस्टम में चेक करती है तो वहां पर नो डाटा फाउंड आ रहा था, यानी कि कोई है जो उनके बीच में रहकर उन सारे डेटा को, सारे सबूतों को मिटा रहा है। इसलिए कैरी सभी पायलट से बात करने को कहती है, पर मैनेजर कहता है ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगले 20 मिनट में वो सभी जगह को छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद अब कैरी डॉक्टर डॉग के पास अपनी उंगली दिखाने जाती है, जो देख वो बताती है कि इन्फेक्शन अब पूरा फैल चुका है, इसीलिए उन्हें इसको काटना पड़ेगा। कैरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्हें हाँ कहना पड़ता है। बाद में जब वो अपने रूम में गई तो सारे सामानों को इधर से उधर फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर क्यों कुछ भी उसके साथ सही नहीं हो रहा है। इतने में डेविड उसके पास आता है। दोनों में काफी बातचीत होने लगती है, इसीलिए वो उसे अतीत के बारे में पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई, अमेरिका से। तो जाकर हमें उस डरावने सपने के बारे में जानने को मिलता है। कैरी और उसकी टीम को एक लीड मिली थी। पास के ही टाउन में एक सप्लायर मौजूद है जिसे पकड़ने के लिए ये लोग गए थे, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि इन सब में उसका पति भी शामिल है, इसीलिए मजबूरन मुझे उसे शूट करना पड़ा। लेकिन उस चीज को मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। किसी डरावने अतीत की तरह वो मेरे सपने में बार बार आता है। इस बीच इन्हें खबर मिलती है कि वो तीसरा रिसर्चर मिल गया, तो ये दोनों फौरन उसके पास गए बात करने के लिए। पर वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, जो देख कैरी ने उसे समझाया कि तुम सेफ हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। उसने बोलना शुरू किया कि ये लोग मेटेराइट्स के पार्टिकल की खोज के लिए गए थे, पर उन्हें रडार से इस क्रैश हुए प्लेन के बारे में पता चला, तो इन्होंने वहां एक धमाका किया। फिर हम उसके अंदर गए जहां पर लोगों की लाशें पड़ी थी। साथ में एक बक्सा भी था जिसे खोलते टाइम वाइस के पैरों में चोट लग गई। इसके बाद हमने मदद के लिए एक प्लेन बुलाया, जो कि कुछ ही देर में आ भी गया। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता, वहां पर डॉक आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रूबिन भाग जाता है और जाकर बाहर वाले रूम में खुद को बंद कर लेता है। इतने में उसके पीछे से वही कातिल आकर उस पर जानलेवा हमला करता है। हालांकि रूबन बाहर भाग जाता है खुद की जान बचाने के लिए, लेकिन वो फिर भी खुद को बचा नहीं पाता।
लेकिन कैरी ने उस कातिल पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर दिया और खुद के कब्जे में ले लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो और डेविड दोनों ही उस कातिल से पूछताछ करते हैं, जो उन्हें बताता है कि उसका नाम हेनरी है और वो ही वो पायलट है जो बाद में प्लेन लेकर आया था इनकी मदद करने के लिए, जहां उसे 6 क्यूब मिले थे। इतने में वहां पर मैनेजर आ गया, जिन्हें उन्हें जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करने को कहा क्योंकि अब वो सभी निकलने वाले हैं। तब कैरी जाकर हेनरी के रूम में चेक करती है कि कहीं वो क्यूब्स मिल जाए, लेकिन वो कहीं भी नहीं थे। जब वो बाहर आई तो देखा कि हेनरी गायब है और डॉल्फी बुरी तरह से जख्मी है, यानी कि वो भाग चुका है। पर जाते जाते उसने डॉल्फी पर भी हमला कर दिया। इस बीच वहां डेविड आया, जिसके ऊपर कैरी ने बंदूक तान दी क्योंकि अभी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि असल में वो किस पर यकीन करे और किस पर ना करे। लेकिन डेविड ने बताया कि वो दवाइयां लेने के लिए गया था। इतने में डॉक्टर डॉक आकर डॉल्फी को चेक करते हैं। अब इनका प्लेन जाने ही वाला है, पूरा स्टाफ बोर्ड कर रहा है, इसीलिए मैनेजर इन्हें भी चलने को कहता है। लेकिन कैरी मना करती है क्योंकि हेनरी भाग चुका और ऐसे में वो उस कातिल को छोड़ नहीं सकती। मैनेजर उसे समझाता है कि अगले 6 महीने तक कोई प्लेन यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन अब कैरी ने फैसला ले लिया है कि वो लोग इन्हें लिए बिना उड़ जाते हैं। जिसके बाद अब ये हेनरी की तलाश में लग गए। तभी इन्हें पता चला कि हेनरी के प्लेन की चाबियां नहीं है ताकि इस तूफान से बच सके, इसीलिए फौरन बाहर गए और बाहर तो भयानक तूफान है जिसमें सामने खड़ा इंसान भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर भी ये दोनों आगे जाते हैं ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन शिकार खुद इनकी ओर आ जाता है। इनका शिकार करने के लिए वो तो सही समय पर वहां पर कैरी आ गई और उसने हेनरी की रस्सी को काट दिया, जिसे वो उस तूफान में दूर उड़कर कहीं गायब हो गया, जिसका ये मतलब था कि वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा इसी ठंड में। इसके बाद ये लोग वापस आते हैं, पर अब इन्हें वो बैग भी दिख जाता है जिसके अंदर वो 6 सिलेंडर बॉक्सेस थे। इसे खोलने के लिए डेविड मना करता है। हो सकता है कि इसमें कुछ रेडिएशन हो, पर कैरी का मानना था कि अगर ऐसा होता तो कुछ ढक्कन पर बना होता और इसीलिए वो उसे खोल देती तो उसमें उसे जेली बीन्स मिलती है, जिसका ये साफ मतलब था कि किसी ने इसके अंदर का सामान बदल दिया है और ये काम किसी अंदर के इंसान का हो सकता है जो कि हेनरी के साथ मिला हुआ था। क्या जो सामान इसके अंदर था उसे प्लेन से लेकर जाया जा चुका है? इसी को पता लगाने के लिए वो प्लेन में लोड कर गए सामानों की लिस्ट को चेक करते हैं। तब उसे पता चलता है कि लैब के कुछ सामान यहीं छोड़ दिए गए, जैसे कि उन 2 डेड बॉडीज को जिसे देखने के लिए वो लैब में गई। उसे पता चला कि उस एक लाश के टाके अभी भी ताजे लग रहे, पर डॉक्टर डॉक ने उसके सामने टाके लगाए थे और इस चीज को काफी समय हो गया, पर अभी तक ये ताजे कैसे हो सकते हैं? कैरी को कुछ शक होता है, इसीलिए वो पेट पर लगी टाकों को कट करती है और अंदर हाथ डालती है तो उसे वहां एक प्लास्टिक बैग मिलता है जिसके अंदर हीरे थे, जो देख वो समझ गई कि इन सब में डॉक्टर डॉग भी मिले हुए। और इतने में वहां वो भी आ गए। उन्हें पता चल गया था कि कैरी को सारा सच पता चल चुका है, इसीलिए उन्होंने बताया कि ये हीरे असल में कच्चे हैं, पर अभी इन्हें 50 सालों से अंटार्कटिका में छुपाया गया था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था और इसीलिए मैं इन्हें बेचकर खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ। लेकिन अब कैरी उन्हें अरेस्ट करने की बात कहती है क्योंकि उनकी वजह से न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। हालांकि डॉक्टर को अपनी इस हरकत पर इतना ज्यादा पछतावा था कि वो कैरी से नजरें तक मिला नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने वहां से गेट को खोला और उसी तूफान में बिना वोलन क्लोथ के बाहर चले गए, क्योंकि अमेरिका जाकर लाखों लोगों के सामने गद्दारी का एग्जाम्पल वो नहीं बनना चाहते। उन्होंने खुद की जान खुद के हाथों से ले ली। इसके बाद अब सिर्फ इस बेस पर 3 लोग बचे हैं, जिसमें है कैरी, डॉल्फी और डेविड, जिन्हें अकेले अब 6 महीने यहीं बिताने होंगे, क्योंकि इन महीनों में कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला और इसका रीजन है ये तूफान। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।